So yes people, now let's get start. शांति एकदम आराम से, है ना बेटा? देखे ना कैसा इतनी बार नहीं करते, तेरे को नहीं, तेरे बाजू वाले को ढोका, तो ऐसा है ना। और जिसको नहीं है उसको आगे तो क्लास में डिस्टर्बेंस, है ना। फिर बाद में पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन भी, उसका आना उसका जाना, मतलब लड़का भी सकता है लड़की भी, है ना। तो ऐसी हरकतें भाई तू किधर, भाई तू इधर क्या, उधर जाके बैठता अकेले में कोपचे में, कठिन है। मतलब हम लोग कोपचे में ऐसे कब बैठेंगे मालूम है? थिएटर है, लास्ट का सीट है, तू तो ऐसे ही मजे लेता है भाई, और उधर तो अंधेरा भी नहीं है। चाहता क्या तू? मतलब मालूम है क्या तू, है ना, हंसते हंसते फूट जाएंगे कभी भी, नको कर ऐसा, है ना। चलो यार एकदम आराम से। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सेल ऑफ। अच्छा सुनो, मेरे को ना तुम्हारी लैंग्वेज पढ़ा मैंने मॉड्यूल का, ऐसा लगा कहाँ से बनाया, मतलब कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। अरे सच्ची में ऐसा, मतलब सेक्शन का लैंग्वेज को उठाया और किसी को तुम्हें बोला किसको सिंपल लैंग्वेज में कर, उसने सिंपल लैंग्वेज में करते करते माँ बहन एक कर दी लैंग्वेज की, है ना। कुछ तो भी घुमाना बोल के घुमाया इन्होंने। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मॉड्यूल को रेफरेंस रखेंगे, बट साइमल्टेनियसली मैंने जो समरी नोट बनाए हुए हैं उन चीजों को हम लोग कवर करते चल जाएंगे। बहुत ही प्यारा एक्ट है, इट विल नॉट इवन टेक मोर देन 30 मिनट टू रिवाइज द कंप्लीट एक्ट। अरे यार अपन लोग बड़े बड़े यूनिट आराम से कर सकते हैं, तो ये क्या ही है। नहीं नहीं नहीं, अरे देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिवीजन एंड कंप्लीशन। मैंने बोला इट विल नॉट टेक मोर देन 30 मिनट टू रिवाइज, मैंने तो बोला इट विल नॉट टेक मोर देन 30 मिनट टू कंप्लीट। हाँ लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि आपकी सिलेबस में वैसे भी कुछ है नहीं, है ना। चलो सॉर्टेड, शुरू करें। चलो तो इतिशी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 स्टार्टेड। सबसे पहली बात, अगर बेसिक बात मैं आप लोगों से करूं, है ना, बिफोर गोइंग टू एंटर इनटू द टॉपिक कॉल्ड सेल ऑफ गुड्स एक्ट, है ना। सबसे पहले नाम इटसेल्फ सजेस्ट इट इज अ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अगर मैं आप लोगों को बोलूं सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्ट, एक्ट का मतलब क्या होता है, वैसे तो एक्ट के अंदर सुनना, हम लोग बेसिक से बेसिक बोले, एक्ट इज नथिंग बट द, अरे बोलो, इट इज अ, अबे मेरे साथ रिपीट नहीं करना है बेशर, वो मीनिंग बताना है, ढोक लो। एक्ट का मतलब क्या होता है, इट इज अ रूल्स एंड, बहुत बढ़िया। वैसे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट, ऑर्डिनेंस, बाय लॉ, ऑर्डर, इन सब में फर्क होता है, बट ठीक है अपन जनरल आदमी शुरुआत तो ऐसे ही करेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एक्ट का मतलब होता है इट इज अ रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट इज अ रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा सुनना, जब भी हम लोग बात करते हैं इट इज अ रूल्स एंड रेगुलेशन वी आर सेइंग, है ना, तो रूल्स एंड रेगुलेशन विद अ स्पेसिफिक व्हिच इज अ स्पेसिफिक इन नेचर बिकम एक्ट। मतलब अगर आप देखो तो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द कंपनीज एक्ट 2000, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 18, बहुत बढ़िया, ढोकलो फाउंडेशन में पढ़े हो, है ना, ऐसा मत करो, नहीं पढ़ा है, फाउंडेशन से नहीं आया तो बेशक वो बीकॉम तो करके आए ना। उधर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप निगोशिएबल के बाद बेसिक है, इसके बाद में आ जाओ रे, ओए 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 देवियो, सज्जनों, पुरुषों और महिलाओं, इधर ध्यान दो। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। अच्छा बताओ रे, इंडियन पीनल कोड हाँ सर 1860 ढोक लो, है ना। अच्छा जनरल क्लॉज एक्ट 1897, हाँ फक्त ऐसा, हाँ हाँ 97। अब मुझे एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, फोकस में आ जाओ, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यहाँ पर भी एक्ट लिखा है, कंपनीज एक्ट 2000, यहाँ पर भी एक्ट लिखा है, तो दीज आर नथिंग बट द रूल्स एंड रेगुलेशन। बट सबसे ज्यादा चर्बी विच इज स्पेसिफिक इन नेचर,
मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो एक्ट है, इट इज अ रूल्स एंड रेगुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अरे यस और नो? जब मैं बोल रहा हूँ कंपनीज एक्ट, इट इज अ रूल्स एंड रेगुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू negotiable instrument, it is a rules and regulation with respect to some instrument which is negotiable in nature. When we are saying Indian Partnership Act, it is a act, rules and regulation with respect to. When we are saying General Clause Act, it is general clauses with respect to the rules and regulation with respect to general clauses. क्लॉजेस में मतलब डेफिनेशंस होते हैं, है ना? तो देयर इज अ पर्पस। काफी बार क्या होता है ना, हर एक एक्ट में हर एक शब्द को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता है, नहीं तो बेटा डेफिनेशन क्लॉज भी बहुत बड़ा बन जाएगा कि नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल पर्सन, अब जहां पर पर्सन को डिफाइन करना है वहां पे डिफाइन किया है। फॉर इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन को डिफाइन किया है कि नहीं किया? लेकिन कंपनीज एक्ट में पर्सन को डिफाइन नहीं किया है, तो फिर बोले कहां पे जाओ? जनरल क्लॉज एक्ट से उठाओ। गुड फेथ वर्ड अपन यूज करते हैं लॉ में, लेकिन गुड फेथ को किसी एक्ट में डिफाइन नहीं किया, तो कहां पे किया? जनरल क्लॉज एक्ट में। ईयर, अब कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल ईयर वर्ड डिफाइन किया है, लेकिन कैलेंडर ईयर का डेफिनेशन नहीं है, फाइनेंशियल ईयर का नहीं है। ईयर का डेफिनेशन जनरल क्लॉज एक्ट से उठाते हैं, समझ में आ रहा है क्या? तो इट इज अ वेरी जनरल क्लॉज एक्ट, वेरी, मैंने पढ़ाया हुआ है, छोटा सा एक्ट है, सेक्शन 1 से लेकर 30 तक शुरू होता है, खत्म हो जाता है, बट पढ़ने में इजी नहीं है। आ जाओ देख लो। अब मेरे को एक बात समझ में आती है, so when we are saying act, it is a rules and regulation which is specific in nature. So sale of goods act means it is a rules and regulation which is specific in nature. We deal with what? अबे गुड्स के साथ में नहीं, सेल ऑफ गुड्स। मेरे हाथ में गुड्स है सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल हो, ढोक लो। व्हेन आई विल सेल देन ओनली इट विल गेट अट्रैक्टेड, है ना? यस और नो? अब क्वेश्चन ये आता है, सर गुड्स जब मैं बोलता हूँ तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, कौन से है? अरे बोलो बोलो। मूवेबल एंड immovable goods. When we talk about the sale of goods act, whether it deal with the movable goods or immovable goods? अरे बेटा when it we say sale of goods act, तो ये मूवेबल गुड्स से डील करता है या इमूवेबल गुड्स से? जल्दी से बताओ। सर मूवेबल क्यों? अगर इमूवेबल होगा तो उसके लिए है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, समझ में आ रहा है क्या? बट व्हेन वी स्टडी द मूवेबल गुड्स, ओके, तो इसके लिए हमारे पास कौन सा है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 19, यहां तक समझ में आया क्या? अरे ऐसा नो, है ना? अब क्वेश्चन ये आता है तुम्हारे पास कि बेटा व्हेन वी आर सेइंग गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील विद द मूवेबल गुड्स, लेकिन मूवेबल गुड्स में दो ऐसे मूवेबल गुड्स है जिससे सेल ऑफ गुड्स डील नहीं करता है। सर कौन से? एक होता है तुम्हारा मनी एंड एक होता है एक्शनेबल क्लेम। देखो ध्यान देना, हर एक चीजों में है ना, पहले लॉजिक को पकड़ना शुरू करना, है ना? क्यों मनी सेल गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आता है? ये एग्जांपल लेके चलते हैं अपन, है ना? इधर मानो इधर है एसडीबी, मानना यानी कि, अरे एसडीबी यानी कि, हाँ बहुत बढ़िया, आ जाओ बच्चों। एसडीबी यानी कि अब मोदी जी को चाहिए था लॉ का ज्ञान, नहीं सॉरी डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए था लॉ का ज्ञान इंडिया में, इंडिया के, तो डोनाल्ड ट्रंप को मैंने क्या दिया? मेरे लेक्चर दिए कि नहीं दिए रे? मैंने मेरे लेक्चर दिए। अब भाई साहब जब मैंने इसको लेक्चर दिए, इट इज अ मूवेबल गुड्स और इमूवेबल गुड्स? मूवेबल गुड्स ना। डोनाल्ड ट्रंप बोलता भाई सतीश मेरे पास देने के लिए तेरे लिए क्या है? सुनना, तेरे लिए क्या है मालूम है क्या? मैंने बोला क्या है? अबे बेशक मतलब क्या बेटा? इसने मेरे को दिया चरस गांजा, चरस गांजा। मेरे को एक बात बताओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन सकता है? क्यों? क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जो लीगल होता है। चरस गांजा लीगल में आएगा क्या? अच्छा ठीक है बोले भाई, चल मैंने बोला है अपन चरस गांजा तेरे को नहीं देते, है ना? मैं तेरे को क्या देता? बोले मैं तेरे को देता मेरी कार। हाँ मतलब मैंने उसको 5,000 के लेक्चर भी किए और वो मेरे को 2 करोड़ की कार दे रहा। कितना भला आदमी है कि नहीं है? अरे ऐसा नो नहीं, और भी अमीर बनाते मेरे को। चलो एक काम करते हैं, और भी अमीर बनते हैं अपन लोग, है ना? इस भाई से मैंने क्या लिए मालूम है क्या? टमाटर लिए भाई। इसने क्या दिया मेरे को? गजब। अब बताओ 5,000 के लेक्चर, 50,000 के टमाटर। आज तो ये ना टमाटर वाला अमीर है और टीचर गरीब है। आ जाओ डोगलो। तो ये बोलता तू टेंशन न ले, मैं तेरे को कार देता और टमाटर देता।
जब आपको गुड्स के प्रति गुड्स मिला ना, अरे आपने लेक्चर दिया मूवेबल गुड्स, उसके अगेंस्ट में कार मिला मूवेबल है, उसके अगेंस्ट में वो साथ में टमाटर मिले मूवेबल इमूवेबल है। तो जब गुड्स के प्रति गुड्स मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? भाई बहनों, इंडिया के अंदर बार्डर कहते हैं। ऐसा किसने बोला रे? अरे किसने बोला ऐसा? तुमको विश्वास नहीं होता है? लो, ये क्या बोला? मोदी जी बोला है ना। इसको क्या बोलते हैं? बार्टर बोलते हैं। अब सपोजिंगली मैंने आपको क्या दिया? अरे सोचो, मैंने आपको क्या दिया? फोन दिया, और ये फोन के प्रति तुम मेरे को क्या दे रहे? कैलकुलेटर। गुड्स के प्रति गुड्स। अरे ये क्या हो गया? बार्टर हुआ कि नहीं हुआ? इसके प्रति ये कुछ नहीं होता है। अरे मतलब गुड्स के प्रति गुड्स क्या हो गया? अब दूसरा पकड़ो। अरे वैसे रुको। अब दूसरा, मैंने आपको क्या दिया? मोबाइल, और आपने इसके प्रति क्या दिया? पर्स। पर्स नहीं होता, वॉलेट होता है। लड़की समझ के रखा क्या? बोले पर्स। क्या समझे वे? कोई सही बात किसको पर्स बोल रहा है? ऐसा घुमा के लेता क्या यार? तो इसको क्या बोलेंगे? वॉलेट। वॉलेट मत समझो, पैसा समझो, है ना। गुड्स के प्रति पैसा क्या बना? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना ना। अब मानो तुम इस पैसे को गुड्स बोलने चालू कर दिया। अगर तुमने इस पैसे को, मनी को गुड्स बोलना चालू कर दिया, सुनो क्या है तुम लोगों को? गुड्स गए और पैसा आ रहा है, लेकिन तुम पैसे को क्या बोल रहे? इट इज मूवेबल ना। तुम्हें बोल रहे गुड्स है, तो बेटा बार्टर बना कि नहीं बना? फिर तो अगर हम लोग पैसे को गुड्स के डेफिनेशन से बाहर नहीं निकालते तो बेटा कभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो ही नहीं पाता। समझ में आया क्या? क्या लॉजिक समझ में आया? कि भाई हम देखो, दो चीजें हैं। लॉजिक समझोगे ना तो चीजें याद रहेंगी, लॉजिक नहीं समझोगे तो चीजों को याद करना पड़ेगा। मनी बाहर है, एक्शनेबल क्लेम बाहर है। अरे क्यों बाहर है? नहीं वो नहीं मालूम, बाहर है। गजब। तो पहला कंसेप्ट समझ में आया कि मनी को क्यों बाहर रखा है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम? सर एक्शनेबल क्लेम क्या होता है सर? हाँ सुनो, अ क्लेम फॉर यू मे टेक अ एक्शन। Who is boyfriend? A boy which is your friend. गजब। ऐसा ना? ऐसा नहीं बेशर्मो। क्लेम क्या होता है? पहली बात, सपोजिंगली मैंने क्या किया? मेरे लेक्चर सेल किए। किसको रे? डोनिया को। डोनिया को मैंने मेरे लेक्चर सेल किया। डोनिया ने मेरे को क्या दिया मालूम है क्या? जादू की जप्पी। ऐसा नहीं बे, इसने क्या दिया मालूम है क्या? सुनो रे, सुनो सुनो सुनो। इसने मेरे को लेटर दिया। ऐसा लग रहा है लव लेटर दिया जैसे, है ना, इतना बड़ा। इसने क्या दिया? सुनो, प्रॉमिसरी नोट्स। क्या होता है रे प्रॉमिसरी नोट्स? वो नहीं मालूम सर? हाँ, प्रॉमिसरी बोलता आई प्रॉमिस टू पे अमाउंट ऑफ ₹2 करोड़ इन नेक्स्ट मंथ, है ना। क्या ना से प्रॉमिसरी नोट्स है कि नहीं है? किसने साइन किया? डोनाल्ड ट्रम्प ने साइन किया। किसको दिया? अगर भाई ने मेरे को पैसे नहीं दिए, कैन आई गो एंड टेक एक्शन अगेंस्ट हिम? तो कैन आई से इट इज अ दैट क्लेम फॉर व्हिच आई कैन टेक एक्शन टू इन्फोर्स? दिस इज कॉल्ड एक्शनेबल। अगर तुम थोड़ा सा याद कर पाओ तो ऐसे ही गुड सेल करने के बाद में तुमको क्या बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता था कि नहीं मिलता था? तुमको मतलब 11वीं 12वीं को याद करो, बीकॉम को याद करो, है ना। तो वहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा ना, गुड सेल किया, बिल ऑफ एक्सचेंज लिया। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज को तुम जाके बैंक में देके आते थे कि नहीं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बैंक तुमको 100 रुपए का बिल है तो 95 रुपीज देगा। अरे यस और नो? अब क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? मेरे को है ना, एक्चुअली क्या हुआ, मेरे को है ना एक बंदी ने ब्लैकमेल किया। बोले देख, अगर तूने मेरे को 2 करोड़ नहीं दिए तो बोले मैं तेरे सारे राज उगल दूंगी। बोले, मैंने बोला अरे कौन है तू? बोले पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कौन हूं मैं, किसकी। भाई साहब, मैंने बोला रुक रे, ए ढोलिया मेरे को पैसा मत देना। बोले किसको देना? मैंने बोला नीता को देना, नीतू को देना। किसको देना? सॉरी, ऐसा पैसा देना किसको? नीतू को। कहने से मैंने मेरा अधिकार सेल किया कि नहीं किया? अगर अभी भी ढोलिया पैसा नहीं दिया तो कहने से आई कैन टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। अरे यस और नो? हरे आई हैव राइट टू रिकवर मनी। नहीं दिया तो कैन आई टेक एक्शन?
तो बोलने का मतलब दिस इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम, अ क्लेम फॉर विच यू कैन टेक अ एक्शन अगेंस्ट द अनदर पार्टी। क्या मैंने मेरे एक्शनेबल क्लेम को सेल किया था कि नहीं किया? किसको किया? नीतू को। तुम क्या को नीतू बोल रहे? नीता अंबानी, है ना? तो बेटा मैंने नीतू को सेल किया। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होगा? नहीं। क्यों? अरे लॉजिक बोलता है ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कवर हो चुका है। समझ में आ रहा है क्या? इसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस यू मे क्लेम, तो वहां पे कवर हो चुका है। इसलिए क्या बोला, गुड्स के डेफिनेशन में क्या नहीं आते? मनी एंड एक्शनेबल क्लेम गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आते। एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल नाउ? जल्दी से बताओ मुझे। ऑनलाइन वाले ढोक लो, आप भी, और जीडीपीडी वालों आप भी। जीडीपीडी मालूम है ना? गूगल ड्राइव पेन ड्राइव, उनका भी तो सोचना पड़ता है। हाँ आपसे ही आ जाओ। अब बच्चों सुनो 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 सुनो, नाउ क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्या क्या? हाँ चलो चलो ध्यान देना। अब हम लोग पढ़ रहे क्या के बारे में सर? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम का एक एक्ट होता है 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स। मेजरली अगर कितने पार्ट अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो इट वाज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स। कौन सा सर? एक होता था जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कभी भी है ना लॉजिकली ध्यान देना, कभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है ना पॉजिटिव सेंस में बात नहीं करता, मतलब निगेटिव बात करता है। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के पहला पोर्शन क्या है? जनरल प्रिंसिपल, जो है सेक्शन नंबर 1 से लेके 75 तक, ठीक है ना? ये थोड़ा निगेटिव किस्म का है। क्या बोलता है? क्या क्या ऐसी चीजें नहीं है अगर जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगी? क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगी तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा। मतलब बोले पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, है ना? अब देखना, ये कभी ये नहीं बोलता पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ये बोलता है पार्टी इनकॉम्पिटेंट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, ऐसी नहीं होना चाहिए जो वॉइड है। फॉर एग्जांपल भाई साहब तुम लोग क्या कर रहे हो, वही शिवगामी ने पैसा दिया टकले को, कटप्पा को, है ना? और उसको बोला जाके क्या कर, बोले बाहुबली को टीटू करके आ जा। बोले तू क्या देंगे? बोलते टकले को बाल लगा दूंगी और तेरे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। वो गया टीटू करके आया। उसके बाद में बोलता शिवगामी जी दो टकले को बाल लगा के। बोले थाम टकले भांग पड़ दो। बोले चल, बोले नहीं लगाती, बोले है ना? बोले 1000 स्वर्ण मुद्राएं मैं खुद ही लगा लेता। बोले नहीं देती। कहने से बाहु जो कटप्पा है वो कोर्ट में जा सकता है ये बोल के इसने मेरे को मारने को बोला, मैंने मारा। क्यों सर? ऐसे एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए जो स्पेसिफिकली वॉइड डिक्लेयर्ड है। समझ में आ रहा है क्या? अब मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग वो मूवी देखा क्या तुम लोगों ने? फिर दाम दुप्पट योजना, अनुराधा, लक्ष्मी चिट फंड, 21 दिन पैसा डबल, चिल्ला चिल्ला के बताएंगे क्या बोले सबको स्कीम। तो मेरे को एक बात बताओ, वहां पर फ्रॉड कर रहे कि नहीं कर रहे जानबूझ के? तो मतलब यू मेड अ प्रॉमिस विद द इंटेंशन टू नॉट परफॉर्म, कि परफॉर्म नहीं करेंगे। कहने से ये एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं बोलता है कि भाई साहब साउंड माइंड व्यक्ति होना चाहिए, बोलता अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। ये नहीं बोलता कॉन्ट्रैक्ट मेजर के साथ करो, बोलते माइनर के साथ में मत करो, उसके सारे पॉइंट दिए माइनर के कॉन्ट्रैक्ट के। ये नहीं बोलता क्वालिफाइड के साथ में करो, ये बोलता है डिस्क्वालिफाइड पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट। तुमको नहीं लगता है क्या? और कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो ब्रीच, डिस्चार्ज, ऐसा नो। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक पॉजिटिव बात करता है, निगेटिव करता है? सर निगेटिव बातें करता है बड़ा, है ना? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में एक पोर्शन था जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा पोर्शन था बच्चों जिसके अंदर वो बात करता है स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल, अब ये जनरल जो जनरल प्रोसीजर है ना, जनरल प्रिंसिपल, ये कुछ भी नहीं है, स्पेशल काइंड में है। इसके अंदर कुछ टाइप दिए इन्होंने, बोले एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, याद आ रहा है क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इसके बाद में अगर मैं आप देखो तो मैंने कल परसों मेरे यूट्यूब चैनल पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का डिटेल लेक्चर डाला है ना, 2 आवर्स का, जिसके अंदर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज डन। अब इसके बाद में अनदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड क्या था तुम्हारा? बिल इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड इंडेमनिटी। सर ये क्या होता है? समय समय पे समझेंगे, है ना? अभी मानो अपना जन्म हुआ और पहले दिन पूछ रहे बच्चे कैसे पैदा होता है। समय आएगा बोले उसका, है ना? टाइम ले थोड़ा सा।
हाँ, उसके बाद में और क्या होता है, बेलमेंट एंड प्लेज, दिस आर दी स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है क्या? अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक पोर्शन था तुम्हारा क्या, प्रोविजन रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट, प्रोविजन रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, नॉट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स। अब क्या हुआ, सेल ऑफ गुड्स जो था, हमको लगा यार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही अननेसेसरी बड़ा हो रहा कि नहीं हो रहा, इसके अंदर इसके प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप, इसके अंदर ही प्रोविजन थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप। फाइनली एक स्टैंड लिया इन द ईयर 1930 में। सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलता है मेरे को अलग होने का है, घर को छोड़ के जाने का है, और इसने अपना घर बनाया दी ढोकलो इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्या ना इसे मतलब सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आने के पहले भी सेल ऑफ गुड्स होते थे, और उसको गवर्न करने वाला लॉ कौन सा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आफ्टर 1930 क्या ना इसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया। वैसे एक जन की हिम्मत हुई कि दूसरे की भी हिम्मत होती थोड़े दिन में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी 2 साल शांत बेटा बोले अब मेरे को भी अलग निकलना इन 1932, और क्या आ गया, दी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। समझ में आया क्या? अब इन दोनों के नाम में क्या कॉमन दिख रहा है तुमको, सर इंडियन। सर लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो ऊपर क्या लिखा है, दी, और आप इंडिया क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज इन द ईयर 1963 द वर्ड इंडिया हैज बीन रिमूव, इस वर्ड को रिमूव कर दिया, एंड अब क्या बच गया, दी सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अभी हम लोग है ना कहां पर एंटर नहीं किए, अभी तक हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एंटर नहीं किए, हम लोग ऊपरा ऊपरी मोटा मोटी बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने मेरे कुछ बेसिक, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट आने के पहले सर आप सीखो और हमें नहीं, अच्छा सिखाओ और हमें नहीं समझे, ऐसा हो नहीं सकता। भाई साहब मतलब आ जाओ ढोक लो। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, सुनो 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 सुनो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। क्वेश्चन ये आता है, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट 19, कैन आई से द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अरे अलग होने के बाद में क्या आज भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे क्या? अरे लॉजिकली सोचो, घर में पापा कंट्रोल करते हैं, माँ कंट्रोल करती, घर के बाहर निकलने के बाद में कौन अपने को बोले मेरी मर्जी। अरे सुनो, तुम अलग हुए कि नहीं हुए, अरे हुए कि नहीं हुए, तो बोले सुनो हम तो अलग हो गए, बताओ अब बताओ क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे एप्लीकेबल होंगे? होंगे। तुमको ऐसा लगता है ध्यान नहीं देते घर वाले, बेटा तुम किधर जाते, क्या करते, किसके साथ उठते बैठते, नहाते धोते, नहीं नहाओगे धो, तुम नहाना धोना घर के बाहर का क्या करोगे। तो बेटा सुनो, एप्लीकेबल, लेकिन क्या एप्लीकेबल होगा, तो बोले जनरल प्रोविजन, जनरल मतलब क्या ना से जनरल प्रिंसिपल, जो मतलब देखो जहां जहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट है साइलेंट, जहां जहां पर साइलेंट है वहां वहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रेफर करेंगे। एग्जांपल बताओ बेटा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या दो लोगों का होना अनिवार्य है, एक होता है बायर, एक होता है, समझ में है क्या? इधर सेलर कौन था रे, मैं सेलर था, और वो डोनिया, तो बेटा सुनना, सेलर है सतीश सर और डोनिया है बायर। क्या ऐसे दो पार्टी है कि नहीं है? बायर सेलर होना सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलता है, लेकिन ये कॉम्पिटेंट होना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है। समझ में आया क्या? बायर सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, सेल का कॉन्ट्रैक्ट होना सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलता है। समझ में आ रहा है? लेकिन वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई साहब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कुछ मतलब क्या नहीं हो रहा है, मिलाव नहीं हो रहा है, मतलब कोलैबोरेशन नहीं हो रहा है ना, तालमेल नहीं हो रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या? कैसे? फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड कंसिडरेशन, पता है क्या? देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड कंसिडरेशन, समथिंग इन
मैंने मैंने डोनिया को क्या दिया था? लेक्चर। डोनिया ने मेरे को पहले क्या दिया था? चरस गांजा। पैसा दिया या पैसे जैसा दिया? पैसे जैसे दिया ना। चरस गांजा को सेल करके पैसा में कमा सकता कि नहीं कमा सकता? खूब की कम, खूब। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में उसने मेरे को क्या दिया? प्रॉमिसरी नोट। बाद में क्या दिया? पैसा दिया। अरे सुनो, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि जब तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो सामने वाला भी तुमको देगा। वो जो दे रहा है उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। वो बोलता है कंसिडरेशन कैन बी इन कैश और कैन बी इन। समझ में आ रहा है क्या? सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलता है कि मेरा कंसिडरेशन काय में होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ कैश में। काइंड में चलेगा क्या रे? अरे चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो बोलने का बड़ा सिंपल मतलब है क्या, वैसे यहाँ पे तालमेल नहीं बैठ रहा दोनों का। एक बोल रहा कंसिडरेशन सिर्फ कैश में, एक बोल रहा कैश में तो पैसा नहीं तो पैसे जैसा। किसको सुनेंगे? बोले सेल ऑफ गुड्स एक्ट को सुनेंगे। तो बड़ा सिंपल सा बात है। सेक्शन नंबर 3 बोलता है द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल ऑन सेल ऑफ गुड्स एक्ट प्रोवाइडेड दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद ईच अदर। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यस और नो? अब क्वेश्चन ये आ रहा है बच्चों तुम्हारे सामने, क्या पता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट हम लोग बोलते हैं एप्लीकेबल कब से हुआ है? इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1930। ढोक लो, मेरे को जैसा का मालूम नहीं है। कुछ तो ऐसा बोलो जो किसी ने सुना नहीं। टेल मी समथिंग व्हिच आई डोंट नो। ऐसा कुछ है ही नहीं सर, यू नो एवरीथिंग, है ना? आ जाओ ढोक लो। इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट ऑफ वापस 1930। एक बार बेइज्जती करने के बाद दूसरी बार बेइज्जती करने के लिए कितने खुश होते तुम? 1930। अरे बेशर्मो। फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जुलाई 19। यहां तक समझ में आएगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब आया था? तुमको पता है इसको बनाने की शुरुआत इन लोगों ने किस दिन की थी? है ना? बोलते हैं 25 ऑफ दिसंबर में। बोलते झूठी झूठी बातें नहीं करने का। 25 दिसंबर क्रिसमस दिन का था। क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे कि ये काम करेंगे? क्रिसमस करेंगे ना। और डोबलो झूठी बातें क्या करते हो? क्योंकि तुम्हारा जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है ना, एक एक वर्ड कॉमा तुमने ऐसा उठाया है, छापा है, प्रिंट किया है सिर्फ। समझ में आ रहा है क्या? जैसे इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ना, उसको एज इट इज तुमने क्या किया इंडिया पे 18 क्या है 1883 समथिंग कुछ तो भी होगा, बस उसको उठाया और इधर चिपकाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो है ना, एनीवे फैक्ट एंड फिगर्स पे नहीं जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गया सर? अब बोलो इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का मतलब क्या है? इन द ईयर 1930 ऑन द 1st ऑफ जुलाई। अरे सुन नो, क्या हुआ? देयर इज अ एक्ट व्हिच इज अ रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच गवर्न विद द सेल ऑफ गुड्स। समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब सुनना, एक सीन और लेते हैं अपन लोग टू अंडरस्टैंड। इधर मैं और इधर मोटा भाई। अरे सुन लो, अब क्या हुआ? मैंने एक फोन लिया और उस फोन के अंदर सिम ही नहीं चलती है कि जियो की। मेरा दिमाग खराब। मैंने वो फोन जाके किसको, वो सिम जाके किसको फेंक के आया? बोला ये क्या? जियो की सिम। नहीं, बोले तेरे फोन में प्रॉब्लम है। मैंने मेरा फोन भी किसको दे दिया? अरे किसको दिया? मोटा भाई को, मुकेश, है ना? अब मुकेश भाई क्या करते? बोलते ठीक है मैं इसको दुरुस्त करूंगा। लेके बैठे बेटा सामग्री फोन को रिपेयर करना चालू किया खुद ने। अब बोले जैसे तेरा फोन रिपेयर हो जाएगा मैं तेरे को क्या करूंगा? तेरा फोन रिटर्न कर दूंगा। समझ में आ रहेगा? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर भी गुड्स ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? अरे whether goods get transferred or not, whether this transaction will cover under the sale of goods act or not? Why? सुनना, when we are saying कि हम लोग गुड्स दे रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं हम लोग क्या दे रहे हैं? गुड्स दे रहे हैं, है ना? अच्छा चलो, पैसा तुम बोल रहे ना, उसने मोबाइल अच्छा करके दिया, मेरे आंखों में से बेटा खुशी के आंसू, है ना? मैंने भी उसको 2 करोड़ दिया, मतलब ये ले। अब बताओ, अब सेल ऑफ गुड्स है क्या? रिपेयरिंग चार्जेस, बोले भाई भाई उसने रिपेयर किया 2 करोड़ तो बनता है ना? क्यों नहीं बनता है मेरे को बताओ? अबे सर्विस में, मेरे को एक बात बताओ, मैं लेक्चर तुमको दे रहा हूँ, सर्विस ही है ना? तो एग्जैक्टली सुनना, सेल ऑफ गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए, पोजीशन। जस्ट ट्रांसफरिंग पोजीशन डज नॉट मीन ट्रांसफरिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर मैं इनको क्या दे रहा हूँ? गुड्स दे रहा हूँ, लेकिन मैं गुड्स के अंदर ओनरशिप दे रहा या पोजीशन दे रहा?
अगर आप पोजीशन दे रहे हो तो ये सेल ऑफ गुड्स पे कवर नहीं होगा, लेकिन अगर आप क्या दोगे, ओनरशिप दोगे तो ये सेल ऑफ गुड्स पे कवर। अब क्वेश्चन ये आता है तुम्हारे ऊपर कि सर ओनरशिप कैसा देना चाहिए, बोले किसी को घाई रहती, किसी को आराम आराम से, मतलब एक तो इमीडिएट, एक तो इमीडिएट ओनरशिप दे सकते कि नहीं दे सकते, अरे है ना, या फिर बेचारे में हंसो मत है ना, मेरे को भी हंसी आ रही फिर, या फिर इंस्टॉलमेंट में, किसमें बोलो, फ्यूचर बोलो ना, इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। तो इसको सुनना, जब आप वो इमीडिएट ओनरशिप दे रहे हो तो उसको बोलते हैं सेल, और जब आप ओनरशिप फ्यूचर डेट में दे रहे हो तो इसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। समझ में आ रहा है क्या? अब फॉर एग्जांपल मानो मैंने, मेरे लेक्चर आप लोगों ने मांगे, सतीश सर हमको तो आपसे ही पढ़ना बोले, है ना, अरे तुम लोगों को नहीं पता होगा, वन गुड न्यूज है ना, गुड न्यूज मतलब ऐसा नहीं जैसा तुम, गुड न्यूज ये है अराउंड 50 स्टूडेंट एनरोल फॉर सीएमए फाइनल, तो नाउ आई एम गोइंग टू टीच सीएमए फाइनल स्टूडेंट एग्जाम, और ये मैंने मेरे लेवल पे किया पूरा, ठीक है। अब आ जाओ, तुम लोगों ने बोला नहीं 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 सर हम तो है ना एकदम, मतलब क्या ही बोले, आप एडवांस में पैसा लो बोले, लेकिन हमको सीएमए फाइनल आपसे ही पढ़ने का, इतना मैं बोल सकता, जो बच्चा मेरे से पढ़ा वो मेरे से ही पढ़ेगा, वो नहीं जाएगा, और तुम किसी को देखोगे बोले समझ में आ रहा है, मजा नहीं आया बोले, है ना। अब सुनो, कंसेप्ट आ रहा है क्या मैंने लेक्चर का आप लोगों को प्रॉमिस किया नहीं किया, अरे सुनो, तुम बोले सर एडवांस में पैसा लो, एडवांस में, मैंने बोला अगले साल तक मेरे लेक्चर का प्राइस 15,000 हो जाएगा, इस साल तो मैं 7,000 में दे रहा, बोले सर सुनो ना, आज से पैसा लो ना, तुम इंटरेस्ट इतना मिलेगा कि तुम बैंक में डालोगे, साल भर के बाद में तुम फाइनल में रहोगे, सोचो, है ना, अभी भी ऑफर वैलिड है, अभी अगर लोगे तो कितने मिल रहे हैं अगले साल। अब बेटा 50 बच्चे अपनी मार्केटिंग करेंगे नहीं करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे ना, फाइनल का रेफरेंस इंटर वालों को मिला तो वैसी रिस्पेक्ट, इंटर का फाउंडेशन मिला तो वैसी रिस्पेक्ट, है ना। अब बोलो, मैंने बोला आप लोगों को कि भाई तुम लोग बोले सर सुनो ना, पैसा अभी लो, लेक्चर हम लोग जब फाइनल में जाएंगे तब दे देना, समझ में आ रहा है क्या? मुझे एक बात बताओ, ओनरशिप तुमको आज मिली या भविष्य में मिलेंगे? मैंने तुम्हारे शब्दों को टर्न कर दिया, मैंने बोला अगर तुम इंटर पास हो गए तो तुमको लेक्चर दूंगा समझ में आ रहा है, इंटर पास नहीं हुए तो तुम्हारे पैसे रिटर्न करूंगा, समझ में आ रहा है। और बोले सर भगवान आदमी बोले, है ना। तो बेटा सुनना, जब क्या मैंने एक कंडीशन लगाई कि नहीं लगाई, इंटर पास यू विल गेट माय लेक्चर, अच्छा जो बच्चा ऑल इंडिया रैंक आएगा उसको मेरे लेक्चर फ्री में मिलेंगे, हाँ ये सच्ची है, ठीक है। इफ यू आर ऑल इंडिया रैंक इन द सीएमए इंटर एट अ फाइनल यू नीड नॉट टू पे इवन अ सिंगल रुपी टू मी, मार्क माय वर्ड, समझ में आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कंडीशन है ऑल इंडिया रैंक, यस और नो? नहीं बोले सर सुनो, इंटर पास हो नहीं हो, लेकिन क्या है मेरे को नॉलेज अच्छा चाहिए, बोले सर, है ना। और अभी क्या है फाउंडेशन में तो अपन इंटर में सेक्शन 122 तक ही पढ़ रहे सर, डायरेक्टर अपने सिलेबस में इतना सा है, उतना तुमने पढ़ा तो ऐसा लगा बाप रे बाप कितना भयंकर डायरेक्टर चैप्टर है, सर वो पूरा पढ़ने का बोले सर मेरे को, वेदर आई विल पास और नॉट, वेदर आई विल क्लियर और नॉट, मेरे को तो लेक्चर होना। मैंने बोला ठीक है, मैं तुमको 1 Jan 24 को लेक्चर दूंगा, क्यों तुम्हारे पेपर खत्म हो गए रहेंगे सीएमए इंटर के तब तक, समझ में आ रहा है। मैंने बोला 1 Jan 24 को मैं आपको क्या दे दूंगा, लेक्चर अवेलेबल करवा दूंगा। तो एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, एक तो आप कंडीशन लगा रहे हो कि भाई ये कंडीशन हुआ तो ट्रांसफर, या दूसरी बात क्या थी, स्पेसिफिक फ्यूचर डेट को ट्रांसफर। मुझे एक बात बताओ, एक एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट कब हो जाएगा, व्हेन कंडीशन इज फुलफिल्ड और फ्यूचर डेट इज अराइव, समझ में आ रहा है क्या? जैसे एग्रीमेंट टू सेल क्या हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू, जस्ट होल्ड ऑन ना, हेलो 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 हेलो, क्या तो यहां तक इजी है, सब कुछ समझ में आ रहा है, यस और नो? अब हम लोग डील करें सेल ऑफ गुड्स एक्ट के साथ में, अरे यस और नो? अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए कुछ बेसिक बेसिक बातें हमारी तरफ से। पहली बात, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ द इंडिया। सर क्यों? पहले गए वो दिन जब हम बोलते थे इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ द इंडिया, नॉट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या लॉजिक था उसके पीछे?
आर्टिकल 370 अमेंड किया किसने? भाई बहनों मानते हो आ जाओ। तो इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ दी इंडिया। कब से इफेक्टिव हुआ था? 1 जुलाई 19। अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर नंबर 7 सेक्शन नंबर 76 ऑनवर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्वेश्चन यहाँ है, पहले बना था दी इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑन द 22 सितंबर 1963। वर्ड इंडिया को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया एंड इट लेफ्ट एज अ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सॉर्टेड इजी है या सुन लो। सो अब सुनो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगर कुछ वर्ड को डिफाइन नहीं किया है तो क्या उसका डेफिनेशन हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ले सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिफाइंड अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अर्लियर इट वाज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ना, उसी कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन लेंगे। यस और नो? कंसिडरेशन इज डिफाइंड इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड कंसिडरेशन इज आल्सो डिफाइंड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। किसको सुनेंगे? सेल ऑफ गुड्स एक्ट को सुनेंगे। समझ में आ रहा है क्या? इधर आ जाओ, एक बार एग्जांपल देख लो। क्या ना ऐसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज नथिंग बट अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पर्सन। कैन अ पर्सन एंड ट्रांजैक्शन क्या है? टू बाय एंड सेल दी गुड्स। मुझे एक बात बताओ, कैन अ पर्सन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद वनसेल्फ? मतलब बोले सुन रहा है राइट हैंड भाई, फोन मस्त है, लेना है क्या? बोले हाँ लेना है लेना है, हाँ ठीक है। अब बोले पैसा तो दे पैसा तो दे रहे पैसा तो दे रहे। हाँ रुक बोले हाँ ये ले पैसा। अरे वाह यार बड़ा हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल आ जाओ, एक लाइन है हमारे पास। आई डोंट नो, a person cannot enter into contract with oneself। समझ में आ रहा है? खुद के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में कैसे एंटर होने का रे? हाँ, तो देयर मस्ट बी टू पर्सन, एक जो गुड्स को सेल कर रहा है, दूसरा जो गुड्स को परचेज कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, पूरी बातों को हम लोग इधर से कवर करेंगे डोनिया के साथ में, है ना? अब मान के चलो, सिंपल सी बात है, डोनिया को मैंने दिए मेरे लेक्चर, समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक को बोलते ऑफर और दूसरे को बोलते ऑफरी। फिर ऑफरी के पास ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं तो रिजेक्ट। विल यू मैरी मी? ऑफर और यस और नो प्रपोजल। इधर शी विल से चल रहे हट, है ना? रिजेक्टेड, है ना? बाद में तो भाई एक्सेप्ट कर सकती नहीं कर सकती? तो कहने से द मोमेंट ऑफर इज एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, देन यू बिकम प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसिंग। क्या बन जाता है? अब तुम ऑफर और ऑफरी नहीं रहे, अब तुम मेरी वाइफ और मैं। बिफोर एंगेजमेंट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आफ्टर एंगेजमेंट वी आर सिंग वी आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। हाँ वाह बेटा, नाउ यू आर फियांसी। अबे हस्बैंड बेटा शादी के बाद में हस्बैंड एंड वाइफ ना, स्पाउस स्टेप होते हैं अलग अलग, है ना? तो आफ्टर मैरिज वी आर हस्बैंड एंड, तो वैसे पहले तुम क्या रहते हैं? ऑफरर ऑफरी, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस प्रॉमिसर प्रॉमिसिंग। अच्छा दोनों भी पार्टी प्रॉमिसर होती है, दोनों भी पार्टी प्रॉमिस होती है। बच्चों के बड़े लफड़े, प्रॉमिसर कौन प्रॉमिसी कौन? देने वाला प्रॉमिसर, लेने वाली प्रॉमिसर प्रॉमिसिंग, सॉरी। मतलब कैसा? हमें सुनो, मैं लेक्चर दे रहा कि नहीं दे रहा, तो मेरे को परफॉर्म करना है ना, मैं प्रॉमिसर और लेने वाला डोनिया प्रॉमिसी। अब सुनना, क्या डोनिया भी कुछ दे रहा कि नहीं दे रहा? क्या दे रहा? टमाटर दे रहा। तो टमाटे देने के लिए सुनना, लेक्चर देने के लिए सतीश सर प्रॉमिसर, देने वाला प्रॉमिसर, लेने वाला प्रॉमिसी। लेकिन डोने क्या दे रहा? टमाटर दे रहा। फॉर गिविंग टोमेटो डोने इज प्रॉमिसर एंड एसडीबी इज प्रॉमिसी। दोनों बातें समझ में आ रही क्या? अभी समझो, मैंने डोनिया को दिया लेक्चर, वो दे रहा मेरे को पैसा। नाउ दिस इज नॉट जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। It is not just a contract, it is a contract of sale. The promiser and promisee will get new name. What? Buyer and seller. समझ में आएगी आया? तो पहली बात, मिनिमम कितनी पार्टी होना? एक होना बायर, एक होना सेलर। अच्छा ऑफर कौन देगा रे? आलू ले लो, सुबह से ना एक आलू बिका ना बिका आधा कंडा। बायर देगा सेलर देगा? ऑफर बायर देगा, सेलर देगा। अरे ढोकलो कोई भी दे सकता। तुम जाओ दुकान, वो देखो गाड़ी चलाते रात के समय में सियागढ़ रोड पे, वो बताते नहीं क्या, ऐसे बाहर कर रहे थे, बोले 100 रुपए 100 रुपीज 100 रुपीज। अरे सुनो, तो यहाँ पर ऑफर कौन दे रहा? सेलर। बेटा दूसरा, हैव यू सीन द मूवी कॉल्ड वेलकम? बोले आलू ले लो कांदा ले लो, सुबह से आलू बिका ना बिका आधा। दिस इज ऑफर गिवन बाय whom? सेलर।
कभी कभी अपने अंदर अंदर आग लगी रहती है ना, मतलब अरे भैया किटकैट दे दो, अपन भी मांगते कि नहीं मांगते, पैसे देने के लिए रेडी, वो अलग बात है। तो यहाँ पर ऑफर किसने डाला है, बायर ने। ऑफर कैन बी मेड इधर बायर, अपन बोलते हैं क्या जरूरी प्रपोजल लड़के ने देना चाहिए, लड़की भी दे सकती कि नहीं दे सकती, वैसा ही है। ऑफर कौन दे सकता है, सेल का, बायर भी सेलर भी। लेकिन जो कंसिडरेशन है वो क्या होना चाहिए, पैसा, पैसा होना चाहिए, पैसे जैसा नहीं होना चाहिए। मतलब गुड्स के प्रति गुड्स बार्टर, गुड्स के प्रति पैसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, गुड्स के प्रति थोड़ा पैसा थोड़ा थोड़ा पैसे जैसा। मतलब जैसे मैं बताता हूँ, मतलब उस समय में मैंने फोन लिया था MI Note 6 Pro, MI Note 6 Pro। अब MI Note 6 Pro जो मैंने लिया था वो मैंने परचेस किया था वॉट एवर द प्राइस है ना, मैंने क्या किया, वो फोन को रिप्लेसमेंट दिया 6 महीने के अंदर, बहुत बड़ी गलती थी मेरी वो, है ना। 6 महीने में उसका मतलब डिप्रिसिएशन भी नहीं हुआ था, तो मैंने उसको एकदम 12 के भाव में बिका, है ना। तो मैंने मेरा पुराना फोन दिया और मेरे को मिला ये फोन, ऊपर से मेरे को 27,000 रुपीज पे करने पड़े, क्या ऐसे ओल्ड फोन प्लस एक्स्ट्रा कैश एंड देन आई गेट दिस गुड्स। तो थोड़ा पैसा दिया, थोड़े पैसा जैसा दिया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है या नहीं है? अरे अरे बोलो बोलो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इजी है, समझो। बाद में जब मैं कनेक्ट करूंगा सारी चीजें तो आप लोगों को बहुत इजी जाएगा। अब पहली बात, मिनिमम 2 पार्टी बायर एंड सेलर। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं, ओनरशिप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? मतलब ट्रांसफर ऑफ क्या होना चाहिए, किसका, मूवेबल इमूवेबल, मूवेबल का। अच्छा, ओनरशिप इमीडिएट भी ट्रांसफर हो सकती है, फ्यूचर में भी। तो बायर और सेलर का भी डेफिनेशन बड़ा हो गया। बायर मतलब कौन, हु बाय, एंड सेलर मतलब हु। ओनरशिप अभी भी जा सकती है, भविष्य में भी जा सकती है, मतलब देयर कैन बी सेल और देयर कैन बी एग्रीमेंट टू सेल। तो बायर मींस अ पर्सन हु बाय एंड हु एग्री टू बाय। प्रॉमिस कर रहे हो मैं लूंगा तो भी आप बायर हो, एंड सेलर मींस हु सेल एंड एग्री टू सेल। जो प्रॉमिस कर रहा है सेल करूंगा या मतलब कर रहा हूं या करूंगा, वो भी सेलर है। सॉर्टेड, इजी एकदम। आ जाओ टॉपिक के ऊपर। तो पहला पॉइंट देखो, पहली बात मिनिमम, ये देखो क्या है, गुड्स होना पहले, बायर एंड सेलर। सेलर मींस हु सेल एंड एग्री टू सेल, बायर मींस हु बाय एंड एग्री टू बाय। क्या दे रहे हैं आप, गुड्स दे रहे हैं, गुड्स के अंदर क्या दे रहे हैं, ओनरशिप। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ओनरशिप को वर्ड यूज किया है प्रॉपर्टी, ओनरशिप को प्रॉपर्टी। दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, जनरल और स्पेशल। जनरल मतलब मैंने मेरा फोन तुमको सेल कर दिया, अब तुम इसके साथ में कुछ भी करो तुम्हारी मर्जी की नहीं, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। स्पेशल मतलब मैंने मेरा फोन इसको दिया था रिपेयरिंग के लिए, किसको, मुकेश भाई को, मोटा भाई को। क्या मैंने ओनरशिप दिया या रिपेयरिंग के लिए फोन दिया, पोजीशन दिया ना। तो दिस इज ट्रांसफर ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी से सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील करता है क्या, जनरल से करता है, जनरल प्रॉपर्टी से। अच्छा सुनना, और अपने को रिटर्न में क्या होना, रिटर्न में क्या होना, पैसा। समझ में आया क्या, फटाफट फटाफट है ना। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। रुको ना, नहीं मैं बता रहा हूँ इतना समझे तुम लोग, है ना। पहले क्या लिखा है, पहले लाइक में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कहां से लोगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ऐसे एग्रीमेंट जिसको लॉ वैलिडिटी देता है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर सेलर, वेयर सेलर मतलब हु सेल एंड एग्री टू ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर, ट्रांसफर और मतलब देयर कैन बी सेल और देयर कैन बी एग्रीमेंट टू सेल। क्या, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप, किसमें, इन गुड्स, इन गुड्स मतलब गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है या ट्रांसफर करने का प्रॉमिस कर रहा है, किसको, टू बायर, किसके लिए, फॉर प्राइस। इजी क्या, सुनो ध्यान दो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, तो इन्होंने बड़ा सिंपल सा बोला, देखो यहाँ पे आ जाओ, पहला लाइन पढ़ो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ, अरे बोलो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आ रहा है क्या, जहां पर वेयर बाय सेलर क्या कर रहा है, ट्रांसफर और क्या, प्रॉपर्टी, किसमें, गुड्स में, किसको, बायर को, काय के लिए, पैसे के लिए। समझ में आएगा, एक बार, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर प्राइस। इजी है, एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल नाउ,
नो, सॉर्टेड। अब जब मैं बोलता हूँ ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर, इट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन बी एब्सोल्यूट और कैन बी कंडीशनल। याद आ रहा है क्या? एग्रीमेंट टू सेल कंडीशनल होता है। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट, में भी कंडीशनल। इजी की नहीं है? Yes, sir. तीसरा बात, कंडीशनल क्या होता है? ट्रांसफर एट सम फ्यूचर डेट और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन Conditions. और व्हाट इज सेल? इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप Yes. फ्रॉम सेलर टू बायर। तो सबसेक्शन 3 लिखता है कि भाई सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। देखो इन्होंने बोला वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर, बराबर, इट इज कॉल्ड एज सेल। एंड व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर इन गुड्स, कब? Future. एट सम फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू Some conditions. सम कंडीशन देयर आफ्टर, सम कंडीशन फुलफिल, है ना? तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. इसके बाद में लास्ट वाला पॉइंट, एग्रीमेंट टू सेल सेल में कब कन्वर्ट होगा? एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट कब होगा? जब कंडीशन फुलफिल हो जाएगी या वो फ्यूचर टाइम। एग्रीमेंट टू, एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल व्हेन टाइम इज एस्केप, वो टाइम आ गया। या फिर जैसे तुमको बोला था 1 जनवरी 24 को मेरे लेक्चर दूंगा, या फिर सब्जेक्ट टू विच कंडीशन इज, जिसकी जो कंडीशन लगाएगी वो कंडीशन इंटर पास हो गए तो दे दूंगा। समझ में आ रहा है क्या? नहीं मतलब क्या, इनडायरेक्टली ये सेक्शन पढ़ाने के जगह पे मैंने आपको सारे प्रोविजन पहले ही पढ़ा दिए थे। Yes, sir. अब सेक्शन 4 देखो कितना इजी है। सेक्शन 4 क्या बोलता है? सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, पहले सबसेक्शन 1 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का डेफिनेशन। दूसरा बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन बी एब्सोल्यूट और कैन बी कंडीशनल। तीसरा बोलता है व्हाट इज सेल, व्हाट इज एग्रीमेंट टू सेल। और चौथा बोलता है व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल। इजी की नहीं है? Yes, sir. सॉर्टेड, एकदम इजी है ना? अब आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं सर फीचर किसके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के। तो ये हमने सबसेक्शन 1 कवर किया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के फीचर देखते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है? देयर मस्ट बी, मिनिमम कितना पार्टी होना चाहिए? 2 पार्टी, वन इज बायर अनदर इज Seller. दूसरा, गुड्स इज अ सब्जेक्ट मैटर। कॉन्ट्रैक्ट कैसे रिलेटेड है? गुड्स, मूवेबल इमूवेबल। बेटा गुड्स आता है ना तो क्या आ जाता है? मूवेबल आ जाता है। दूसरा बात, प्रॉपर्टी, इसमें क्या ट्रांसफर कर रहे हो तुम? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। एंड देयर मस्ट बी, काय के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं? Cash. कैश मतलब प्राइस। समझ में आ रहा है क्या? एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट में भी कंडीशनल। और लास्ट वाला पॉइंट आता है ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बी फुलफिल। मतलब सर सेक्शन 10 के अंदर 5 बातें, फ्री कंसेंट होना चाहिए, है ना, कैपेसिटी, पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसके बाद में फ्री, अरे क्या है, कैपेसिटी ऑफ द पार्टी होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, देन इट इज नॉट इन, क्या बोल सकते हैं सेक्शन 10, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। साउंड माइंड होना चाहिए, तो पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में आ गया ना वो। तो फ्री कंसेंट होना चाहिए और कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और इसके अलावा एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, सेक्शन 10। डोंट वरी, है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक होने वाला है। तो ये मैं तुमको बोल रहा हूँ, याद करो, कभी बचपन में पढ़ा होगा तो, है ना। तो सेक्शन 10 5 बातें बोलता है, क्या क्या? कि सर कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, फ्री कंसेंट, मतलब मैंने बोला, सुनो, मैंने बोला ऐसा, फॉर एग्जांपल मैं आया आप लोगों के पास, है ना, और मैंने धरी तुम्हारे सर के ऊपर बंदूक, मैंने बोलता लेता कि नहीं लेता? बोले क्या? बोले कितने रुपए में? 2 करोड़ में। बोले सर इतना नहीं है। बोले मेरे इनकम, बोले बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए। बोला ठीक है 20 लाख रुपए, जान दे 19 लाख रुपए, 1 लाख का एंजॉय तू कर। तो कुछ बात बताओ, बंदूक सर के ऊपर कनपट्टी पे रख के देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन बेटा तुमको नहीं लगता है क्वेश्चन हुआ तुम्हारे साथ में, तो ऐसे वाले केस में वैलिड है क्या? तो कहता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, हार्मफुल हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें जो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स थे वो भी फुलफिल होने, एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम। तो अब हम लोग सीधा सीधा आते हैं, इन्हीं चीजों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अरे सुन नो, तो व्हेन वी आर सेइंग बायर एंड सेलर, तो बायर मतलब हु बाय एंड एग्री टू बाय, सेलर मतलब हु सेल एंड एग्री टू सेल। दिस पर्सन होना चाहिए, पर्सन कैन बी आर्टिफिशियल पर्सन एंड पर्सन कैन बी नेचुरल पर्सन। अरे कंपनी से तुमने सिम परचेस किया, वो आर्टिफिशियल है, तुम
नेचुरल है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ कि नहीं हुआ? अमेज़न से गुड्स परचेस किया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ नहीं हुआ? मेरे से लेक्चर परचेस किया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ नहीं हुआ? मैंने मेरा घर तुमको सेल किया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ नहीं हुआ? अरे बेशक में हुआ, बाबा जी का ठुल्लू तुम्हारे। अरे इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे है बे? एक काम करो बाबा, तुम लोग है ना ऐसा, तुम चप्पल निकाल के मेरे को मारो, नहीं तो खुद को मारो, कुछ भी। मैं ना फॉर्म में हुआ वाला चल घुमा क्वेश्चन को आ जाओ। अच्छा, बायर एंड सेलर मस्ट बी डिस्टिंक्ट पर्सन। क्यों? इधर एक केस हुआ था, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एंड कंपनी। इधर क्या हुआ, 4 लोग पार्टनरशिप चालू किए, मतलब आ जाओ एग्जांपल से देखते हैं। अरे सर नो, अब 4 लोगों का नाम बताओ फटाफट फटाफट। एक है नीतू, उसके साथ में मैं, है ना, अच्छा थोड़ा सा सामने, हाँ मैं बड़ा अरे मैं छोटा दिख रहा, हाँ मैं, समझ में आ रहा है। और उसके बाद में हमने किसको लिया? डोरिया। और किसको लिया? मोदी। हम 4 लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप खोली बेटा, NSDN। अबे नरेंद्र मोदी ना, क्या मोदी लगा रहे, है ना? तो हमने पार्टनरशिप का नाम रखा N2SD, नहीं NSNN, नहीं यार मेरा और इसका नाम दूर हो जाएगा ना, नॉर्मल ये रखते हैं NSDN, पाव वाला, है ना, एंड कंपनी। कंपनी लगने से कंपनी नहीं बन जाती, समझ में आ रहा है क्या? हम लोग और बाद में हमारा भी बिजनेस चलेगा, जैसे मम्मी चाय वाले का चला, फ्रेंचाइजी देंगे कि नहीं देंगे हम लोग? एंड कंपनी तो हमारे से कनेक्टेड हुए वाले लोग। अब मेरा सिंपल सा बात है, क्या हम लोगों ने पार्टनरशिप खोला नहीं खोला? भाई साहब नीतू बोलती मैं काम ही नहीं करूंगी, मेरा नाम मेरे को देखते रहती थी, फिर मेरा भी ध्यान नहीं लगता था दुनिया को मराठी यानी हिंदी आती नहीं थी। मोदी जी बोलते ऐसे काम मैं भी नहीं करूंगा मैं इंडिया को देख रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हो जाएगा? धिंगाना हो जाएगा हमारे पावाला, है ना? तो बेटा हमारा जो पावाला का बिजनेस था वो क्या हो गया? लॉस मेकिंग हो गया, समझ में आएगा? लेकिन पैसा तो हमने खूब डाला, चारों के चारों अमीर थे ना, नीतू भी, मैं भी, दुनिया भी, और मोदी भी, बड़े बड़े लोग मिलकर क्या किए? पार्टनरशिप चालू किए। अब पार्टनरशिप में क्या हुआ? लायबिलिटी आ गई बच्चों हमारे ऊपर। कितनी लायबिलिटी थी? मात्र 150 करोड़। एसेट हमारी कितनी थी? एसेट हमारी थी 250 करोड़। अरे क्यों नहीं, मतलब इम्पॉसिबल लग रहा है कि तुमको? लोग लो तुम, है ना, नीतू के घर पे मैं तुमको भेजूंगा चाय पीने के लिए, उस दिन देखना वो जो तुम्हारे हाथ में कप देंगी ना, 2.5 लाख रुपए का कप है, तुम पहले तो ऐसे ले लोगे, फिर तुमको बोला कि 2.5 लाख रुपए का है, है ना? उसके बाद में गलती से गिरा तो वो गिरेगा बाद में, उसके पहले अपने को क्या आएगा? 100 है ना? तो सुनो, अभी मेरे को बताओ, क्या ना ऐसे लायबिलिटी इज लेस देन द एसेट, हमारे पास सरप्लस बचेगा नहीं बचेगा? कितना? 100। अब 100 करोड़ है ना, एक्चुअली इतना 200-250 करोड़ हमारे पास ये नहीं था, क्या बोल सकते हैं, कैश, या हमारे पास थी एसेट्स। एसेट को सेल करके क्या हमने लायबिलिटी को पे ऑफ किया? तो 250 करोड़ 150 करोड़ के एसेट को सेल किया, लायबिलिटी को पे किया। अभी भी 100 करोड़ की एसेट पड़ी कि नहीं पड़ी है? अब ये 100 करोड़ की एसेट क्या हुआ, इसमें से मोदी जी बोलते हैं मैं लेके जा रहा 25 करोड़ का, दुनिया बोलता है मेरे को 25 करोड़। मैंने नीता को बोला एक काम कर, तेरे को 25 करोड़ मिल रहे तेरे, मेरे भी 25 करोड़ तुझ रख। अरे क्या बात है? बोला अरे चलता रहता है, तुम भी क्या याद रखेंगे, बोला, है ना? अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, हम लोग गए अपने अपने घर पे, है ना? उतने में उधर कौन आया? इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स वो क्या बोलता? ओ हाँ, आ जाओ। तो बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बोले कैसा? पार्टनरशिप ने तुमको एसेट सेल किया 25-25 करोड़ का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पर्सन,
And whenever there is a sale of goods, you have to pay VAT. अरे yes or no? और स्टेट के बाहर होगा तो CST. बोले ये तो कस्टम ड्यूटी लगेगा बोले डोनिया को. देश के बाहर वाला है ना, स्टेट के बाहर भी नहीं है. बोले चलो सब पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो. उसको बोला, मैं बोला मैं देख रहा कि तू अपन है ना, देखो सजेस्ट करते हैं. आ जाओ बच्चों. नहीं ऐसा वैसा. अब मैंने भाई को बोला सुन रहे लाओ पढ़ी तूने. बोले हाँ. बोला एक अक्कल चल नहीं पढ़ी बोले नहीं पढ़ी बोले. बोला ठीक है एक बात बता 11th-12th में गया था क्या. बोला इनकम टैक्स ऑफिसर है तू. बोले हाँ. मैंने बोला बिजनेस स्टडीज अगर तू किसमें होगा तो CBSE में. अगर महाराष्ट्र बोर्ड से. बोले महाराष्ट्र बोर्ड क्या. मैंने OCM ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. मैंने बोला वहां पे पढ़ा था क्या सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप. मैंने बोला था सुन कंपनी एंड मेंबर बोथ आर डिफरेंट है सेपरेट लीगल एंटिटी. पार्टनरशिप फर्म एंड द पार्टनर इज वन एंड द सेम ना. अरे मैंने बोला ढोकले मेरे को एक बात बता. अगर मैं मेरे घर में से कुछ चीज उठाऊं तो तू बोलेगा कि भाई सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ. मेरा घर मेरे बैंक अकाउंट से पैसे उठाए मैंने बैंक और तेरे बीच में. पार्टनरशिप फर्म एंड द पार्टनर इज वन एंड द सेम ना. वी आर अनडिवाइडेड ओनर. मतलब वो जो प्रॉपर्टी है ना हम लोग ये बोलते हैं वो प्रॉपर्टी हमारी. हमको ये नहीं पता उसमें से किसका कितना है. जब पार्टनरशिप चल रही है जब पार्टनरशिप बंद हो गई क्या से हमको ये पता चल गया कि मेरा कितना है और सामने वाले का कितना है. तो वी आर ओनर और वी आर अनडिवाइडेड ओनर. ड्यूरिंग द पार्टनरशिप इज गोइंग ऑन वी आर अनडिवाइडेड ओनर. जैसे ही पार्टनरशिप बंद हो गई क्या हमको हमारा हिस्सा पता चल गया. हमने ले लिया. कहने से पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी मतलब ही हमारी प्रॉपर्टी है. उधर क्या अरे मैं और पार्टनरशिप अलग नहीं है. कंपनी में फीचर था सेपरेट प्रॉपर्टी. मैकुरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का केस लॉ है ना कि कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की है और मेंबर की नक्की. याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा. तो बोलने का मतलब क्या है कहना ऐसे पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी पार्टनर में डिवाइड हो रही है तो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिकॉज पार्टनरशिप एंड द पार्टनर इज अ वन एंड द सेम. कम से कम दो डिफरेंट लोग होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए. तो पहला फीचर क्या है बोथ मस्ट बी डिस्टिंक्ट पर्सन. और तीसरा not enter into contract. One cannot enter into contract with a one self. अच्छा प्रॉपर्टी का मतलब हम लोग किसकी बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी. जनरल प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी मतलब गिविंग ओनरशिप. अच्छा गुड्स मतलब कौन सा मूवेबल इमूवेबल. मूवेबल. अच्छा मुझे एक बात बताओ एक झाड़ है जो जमीन को चिपका हुआ है मूवेबल इमूवेबल. एक झाड़ है जो जमीन अब झाड़ जमीन को चिपके रहेंगे ना पे जमीन पे लगा वाला है तो वो मूवेबल इमूवेबल. इमूवेबल ना. लेकिन तोड़ने के बाद में अच्छा मैंने तोड़ा नहीं लेकिन मैंने प्रॉमिस किया मैं तोड़ के तुमको सेल करूंगा. मूवेबल मानो इमूवेबल मानो. तोड़ा नहीं है लेकिन एग्री टू सीवियर. अभी तक तोड़ा नहीं है बोला मैं तोड़ दूंगा और फिर तेरे को सेल करूंगा. मूवेबल मानो इमूवेबल मानो. मूवेबल. समझ में आ रहा है क्या. यस और नो. तो गुड्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे बहुत ही प्यारा डेफिनेशन इजी है ना. पहले सुनेंगे बाद में समझेंगे. गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एक्सचेंज विद देम. इट इंक्लूड्स शेयर स्टॉक ग्रोइंग क्राफ्ट लास्टिंग अटैच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच कैन बी सीवर रिवर्स एज टेक प्लेस. जरा बोलिए ताले तो बनती है. हाँ बहुत बढ़िया. आ जाओ. गुड्स मतलब एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी. अरे यस और नो. लेकिन इसमें क्या नहीं आता बोले इसके अंदर मनी नहीं आता एक्शनेबल. समझ में आ गया. It does not include money and actionable claim. क्योंकि ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ना. अब देखो तुम कैसे कनेक्शन बनते जा रहे हैं तुम्हारे. इट इंक्लूड शेयर स्टॉक ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास. अच्छा सुनना शेयर स्टॉक तो मूवेबल होते हैं ना. शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी. याद करो फीचर ट्रांसफरेबल इन मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल. प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्शन पब्लिक कंपनी प्रोविडेंट. तुम टेंशन न लो है ना रिलैक्स करो. तो जो नए बच्चे जिन्होंने कंपनी एक्ट नहीं पढ़ा उन लोगों के लिए शांति से बैठो एकदम कोई टेंशन नहीं. शेयर स्टॉक आप सेल कर सकते कि नहीं कर सकते हैं. अबे मैंने सुजलॉन को परचेस करके दिखाया था कि नहीं दिखाया था. अरे सुनो देखते प्रॉफिट में लॉस में बोल रहा है ढोकले. मार्केट ही डाउन चल रहा है क्या. देखते आजा इक्विटी. ओहो गजब. तो सुजलॉन अपना 17 रुपए में परचेस किया था. 17.48 पे 500 शेयर. इट इज करंटली 18.80. इट मींस इट इज इन अ प्रॉफिट.
आई हैव ब्रॉट अनदर 508 508 शेयर मैंने और एक कंपनी के लिए थे, तो 129 रुपीज में इट इज राइट नाउ एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 132, है ना। सो हाँ, देयर इज वन ओनली सिंगल कंपनी जो मेरे को लॉस में रखी वाली है, बाकी आई एम ओवरऑल प्रॉफिट। आ जाओ, अब सुनो 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 सुनो, तो शेयर स्टॉक परचेज सेल कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? तो ये मूवेबल है इमूवेबल है, तो ये गुड्स है नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसमें बोला शेयर स्टॉक ग्रोइंग क्राफ्ट ग्रास थिंग अटैच फॉर्मिंग, अच्छा ये तो शेयर स्टॉक तो गुड्स है, इसके अलावा जो ग्रोइंग क्राफ्ट्स है जमीन पे आते हैं ना, ग्रास है, ट्रीज है, दे आर नॉट मूवेबल, बट इफ यू एग्री टू सीवियर बिफोर सेल, लेकिन आप एग्री करते हो भाई देख भविष्य में मैं कट कर दूंगा बाद में तुझे सेल करूंगा, तो वो क्या बन गए? मूवेबल प्रॉपर्टी बन गए। अच्छा मूवेबल प्रॉपर्टी तुम लोग बोलते सर्विस, ढूंढ लो, इट कैन बी टेंजिबल, इट कैन बी इनटेंजिबल। मतलब कहने से मेरा गुडविल हो सकता है, क्या हम अपनी गुडविल को सेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, ब्रांड इमेज को सेल कर सकते हो कि नहीं। इसके अलावा कहने से कॉपीराइट हो सकता है, मेरे जो नोट्स है, अरे सुन लो, अपनी पूरी इंडिया में ऐसे 4 नोट्स किसी के पास, लोग कॉपी करते हुए अलग बात है, आ जाओ। उसके अलावा क्या हो सकता है वो ऐसी चीज, कहने से आर्टिस्टिक वर्क जो होता है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहना सॉन्ग चला दूं यूट्यूब पे अपलोड कर दूं तो मेरे को कॉपीराइट क्लेम आता है, कहने से द मूवी द सॉन्ग दे हैव रिटन कंपोज इवन इट इज आल्सो गुड्स, अरे सुन नो, इसलिए तो कॉपीराइट क्लेम आ रहा है ना। इवन इफ यू सी, कहने से इंग्लिश मूवी, नहीं इंग्लिश किधर बोल रहा भाई मैं, टेढ़ा हो गया क्या, है ना, बॉलीवुड वाले कभी कभी चोते हैं, उसमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते। वो लाल सिंह चड्ढा की मूवी बनाई थी, एक बार उसका इंग्लिश वर्जन देखो फिर हिंदी वर्जन देखो, तो बोले क्या कर दिया यार, भाई इंग्लिश वर्जन जबरदस्त है, नो चैलेंज, है ना। फिर आमिर खान ने, ध्यान दो अब वो हो गया सो हो गया, एनीवे, है ना। अर्जुन रेड्डी देयर इज अ मूवी, उसका ही नया वर्जन क्या आया, कबीर सिंह। वांटेड मूवी टॉलीवुड में भी था, बॉलीवुड में भी है। बॉलीवुड का डायरेक्टर अलग है, टॉलीवुड का डायरेक्टर अलग है, तो क्या होता है एक डायरेक्टर दूसरे को बोलता है मैं तुम्हारी कॉपी स्क्रिप्ट कॉपी कर रहा हूँ, पैसा लो और वो अधिकार सेल करो। चेतन भगत के बुक पे क्या ना ऐसे मूवी बनी कि नहीं बनी, अरे 5 मिस्टेक ऑफ माय लाइफ, 3 मिस्टेक ऑफ माय लाइफ के ऊपर तुम्हारा 3 इडियट वो कुछ बना हुआ है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ना ऐसे अपने अधिकार को सेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वेदर इट इज आल्सो गुड्स और नॉट, आंसर इज यस। तो ग्रोइंग क्रॉप ग्रास थिंग अटैच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इवन द इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो गुड्स। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, आप उसके लिए पैसा देते हो, इट इज आल्सो गुड्स। गैस सिलेंडर इज आल्सो, गैस सिलेंडर में ढोकला वो बात नहीं कर रहा है ना, गैस की बात नहीं कर रहा, उसके अंदर सिलेंडर की बात नहीं कर रहा, उसके अंदर जो गैस आ रही है, सिलेंडर का पैसा थोड़ी ना दे रहे हो तुम लोग, सिलेंडर एक देके दूसरा ले रहे हो, पैसा दे रहे हो गैस का, अंदर के वायु का, समझ में आ रहा है क्या? तो बोलने का मतलब क्या है सर, इट इज आल्सो गुड्स। गुड्स का डेफिनेशन इजी है क्या? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ गुड्स। दे डाले इसके लिए एक बार, ऐसा नहीं अबे बॉयफ्रेंड इज बॉय, वाह। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, बोले कॉन्ट्रैक्ट अबे गुड्स का मतलब गुड्स कैसा, गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ, बोले रुको 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 रुको, मूवेबल प्रॉपर्टी में 2 चीजें और आती जिसको हम लोग गुड्स नहीं मानते, मनी एंड एक्शनेबल क्लेम, बट इट इंक्लूड शेयर स्टॉक ग्रोइंग क्रॉप ग्रास थिंग अटैच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच कैन बी सीवियर बिफोर सेल टेक प्लेस। समझ में आया कि नहीं आया? अब गुड्स कैन बी टेंजिबल, गुड्स कैन बी, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन बी सेल और कैन बी एग्रीमेंट टू सेल। सेल मतलब इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर, एग्रीमेंट टू सेल मतलब ट्रांसफर एट सम फ्यूचर डेट और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन। उसके बाद में प्राइस, अच्छा सुनना, गुड्स के प्रति गुड्स मिला क्या होता है, गुड्स के प्रति पैसा मिला क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। गुड्स के प्रति थोड़ा पैसे जैसा मिला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। गुड्स दिया तुमने कुछ नहीं मिला, इट इज अ गिफ्ट, एल्स इट इज अ डोनेशन, एल्स इट इज अ चैरिटी। समझ में आ रहा है क्या? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है? तुमने किसी को गिफ्ट दिया, बोले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? तो क्या ना, ऐसे वी आर डन विद द बेसिक। एक बार अपने मॉड्यूल पे आके देख लेते क्या,
तो इंट्रोडक्शन में ना बहुत ही फालतू फालतू की बातें की है, तुम लोग देखना वो, है ना। सो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग इसेंशियल एलिमेंट्स। देखो इन लोगों ने इतना गंदा तरीके से लिखा है ना भगवान, मतलब जयराम जी की। हाँ, वन ऑफ द प्री रिक्विजिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज दैट इट इन्वॉल्व टू पार्टीज। आय हाय क्या लिखा बोले, एक नंबर। कितने लोग होना बोले? हाँ, इतना बोलकर लोग नहीं बताते बायर होना चाहिए सेलर होना चाहिए, अगर अलग ही अपने लाइन में चलते रहते किधर भी। क्या बोलते हैं? फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? फ्रूटिफाई। हाँ हाँ, मतलब उसको जन्म देने के लिए फ्रूटिफाई, फल, है ना। द गुड्स नीड टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन, अच्छा बीच में क्या लेकर आया? ट्रांसफर। समझ में आ रहा है क्या? गुड्स नीड्स टू बी ट्रांसफर। अच्छा ट्रांसफर बोले ना, तो ट्रांसफर तो बेटा पोजीशन भी जा सकता है, और तो बोले बाद में, रुको रुको, ट्रांसफर का मतलब मेरे हिसाब से बोले ट्रांसफर ऑफ टाइटल मतलब ओनरशिप। हाँ, द गुड्स कैन नॉट बी ब्रॉट फ्रॉम ओन वन सेल्फ। अच्छा ये जो बात मैं अच्छे से लिखा था ना, वन कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद सेल्फ, खुद का खुद गुड्स परचेस नहीं कर सकते। गजब, समझ रहे हो क्या लिख रहा है ना। आ जाओ आगे। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट कंप्लीट कब रे भाई? अनलेस द सर्टन सब्जेक्ट मैटर विच इज टू बी ट्रांसफर इन ल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड। अच्छा कितना भारी लिखने का, इन ल्यू ऑफ दी मतलब इन कंसिडरेशन ऑफ प्राइस लिख नहीं सकते किसी के, तुम नहीं बोले अपने। मेरे को क्या लगता है मालूम है क्या, इधर से उठा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सेक्शन का, है ना। अब ये सेम डालेंगे तो बोले दूसरे सीएस के इंस्टीट्यूट में सेम ही आएगा ना। बोले काम कर, एआई में डाला चैट जीटीपी, उसको बोला चेंज द लैंग्वेज एंड आल्सो मेक द वाहियात लैंग्वेज, नॉट सो मेक द गुड लैंग्वेज, है ना। कुछ तो अलग लगना चाहिए कि नहीं हमें, है भगवान। अब बोले गुड्स का डेफिनेशन, कुछ जगह भी नहीं मिली, गुड्स की डेफिनेशन उधर ही बढ़ा दी। देखो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी इंक्लूड शेयर स्टॉक्स। अबे शेयर और स्टॉक होता है स्टॉक एंड शेयर्स, ऐसा मतलब कुछ तो करना, मतलब करना है ना। फिर ग्रोइंग क्रॉप ग्रास थिंग अटैच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच इज एग्री और सीवियर बिफोर सेल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वाह वाह वाह, एक डेफिनेशन सही लिखा है भाई इन्होंने, है ना। अब बोले रुको 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 और सुनो, फाइनली कंडीशन दैट वी नीड टू प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? क्या बोलते हैं? सेल इज अ कंपोनेंट ऑफ कंसिडरेशन, मतलब क्या वही बात जो प्राइस के बारे में लिखा था नीचे देखो, क्या कंसिडरेशन इन सच अ कॉन्ट्रैक्ट नीड टू बी डेजिग्नेटेड अमाउंट पेएबल, और वो मनी होना चाहिए। अच्छा मनी मतलब क्या रे? मनी का मतलब होता है मनी, चलो ध्यान देना। तो यहाँ पर फाइनली हमने क्या बोला, क्या कहने से मनी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो मनी मतलब लीगल टेंडर जो चल रहा है, समझ में आ रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल, हाँ फॉर एग्जाम्पल अब सुनो, अगर किसी से मैंने ओल्ड कॉइन लिया, एक बार क्या हुआ था ना, मोदी जी आए बाबा, बोले 8 रात को 8 बजे भारत को संबोधित करेंगे, है ना, 2016 की बात है। कौन सी तारीख थी? 8 नवंबर। बोले भाई बहनों, है ना, क्या किया उन्होंने? आज रात 12 बजे के बाद सारे 500 और 1000 के नोट बंद किए जाएंगे, आपको डरना नहीं है ना। तो भाई साहब, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या 500 और 1000 के लोगों ने स्टेटस लगाए, हार लगाए उन लोगों को? भाई मर गए ये लोग। क्या आज के डेट में 500 और 1000 के नोट्स वैलिड है क्या? लेकिन बेटा मैं बोलता हूँ जिसके पास 500 1000 के नोट्स है ना, तुम्हारे बच्चे लखोपति बन सकते हैं, तुम्हारे पर पोते तो ज्यादा, पोते भी नहीं पर पोते बोल रहा हूं मैं, थर्ड जनरेशन। कैसा? उस समय में 500 और 1000 के नोट सबके पास नहीं होंगे, उस समय में ये एंटिक नोट बन जाएंगे, और ये 500 के नोट उस समय में लोग 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए देंगे लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो बोल, अरे तुम लोगों को नहीं पता होगा, तुम लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, आरबीआई पता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हम लोगों को जाने का परमिशन नहीं है। अगर उधर जाके तुमने ऐसा फोटो निकाला शौक शौक में आरबीआई, बड़ा उधर से व्यक्ति आएंगे, तुम्हारा फोटो सीधा एक तो फोन जब्त कर लेगा, नहीं तो तुम्हारे सामने फॉरवर्ड मार के तुमको तुम्हारा फोन हाथ में देगा। क्यों? तो आपने फोटो लिया। समझ में आ रहा है क्या? आई गॉट अ प्रिविलेज टू गेट इनसाइड दी
आरबीआई 26 बच्चों को हम लोगों को स्पेशल परमिशन मिला था, स्पेशल सर्विस है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने हमें अलाउ किया था, ठीक है, वी आर रिप्रेजेंटिंग सीएस इंस्टीट्यूट ओवर देयर। तो मेरे को है ना फिर बाद में जहां पर आरबीआई है ना मुंबई में, उसके एग्जैक्ट सामने है ना एक बड़ी बिल्डिंग दिखेंगी, उसको टर्न लेके आगे जाओ तो यू विल कम टू नो देयर इज अ म्यूजियम, किसका, आरबीआई का। अब आरबीआई के म्यूजियम में अपने पुराने से लेकर आज तक के सारे कॉइन है। भाई साहब मैं हैंग हो गया था एक कॉइन देखने के बाद में, उधर लिटरली कटप्पा का फोटो था, मतलब वो रियलिटी में मैंने बोला ये कॉइन किसने देखना, अब उधर फोटो लेना अलाउ नहीं था रहे, कॉइन किसने देखना और कटप्पा का चेहरा देखना, एक ही लग रहा था, कुछ फर्क नहीं, सेम टकला, इधर से बाल थोड़े से, गजब एकदम, ठीक है। तो म्यूजियम में हम गए, सिर्फ हमारे पास है ना एक कॉइन नहीं हमारा, जो लगभग इतना बड़े साइज का था, एंड इट इज कंप्लीट गोल्ड एंड थिकनेस इज लाइक दिस, है ना, तो इतने बड़े का था। तो अपना जब कोहिनूर गया ना तभी, तो अपन ने सिर्फ इतनी मेहनत की कि उसकी छवि बनाई है, सेम इतना ही जा रहा था, ये था, ये डुप्लीकेट उसका फोटो लगाया वाला है ना, और उसके बारे में लिखा हुआ है, सारे कॉइन की हिस्ट्री वहां पे दी वाली है, समझ में आ रहेगा। और सारे जितने भी अपने गवर्नर है उनके फिर फोटो लगे हुए हैं, जबरदस्त एकदम, आ जाओ, मजा आता है ऐसी कुछ चीजें करने में जो लोगों को नहीं पता है ना। तो फोकस करते हैं हम लोग। तो मनी मतलब कौन सा, मनी मीन्स लीगल टेंडर। तो क्या अगर आप ओल्ड कॉइन सेल कर रहे हो तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है कि नहीं है, हाँ। किसी से इंडियन मनी लेके फॉरेन करेंसी सेल कर रहे हो, इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बिकॉज मनी का मतलब ओनली लीगल टेंडर वैलिड मनी, समझ में आया कि नहीं आया, अरे यस और नो, उसके बाद क्या सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 हमने पढ़ लिया, क्या था कि व्हाट इज सेल एंड व्हाट इज एग्रीमेंट टू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, व्हाट इज सेल एंड व्हाट इज एग्रीमेंट टू सेल। सेल का मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन और एट सम फ्यूचर डेट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेक्शन 5, सेक्शन 5 क्या बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, नहीं सॉरी, हाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, हाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, बड़ी सिंपल सी बात है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के लिए होना चाहिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर कोई भी दे सकता है, सेलर भी बायर भी, आलू ले लो है ना, कांदे ले लो, सुबह से ना आलू बिका ना बिका आधा कांदा, ऑफर गिवन बाय सेलर, है ना, बेटा अपन बोल रहे हैं भैया है ना किटकैट दे दो, ऑफर गिवन बाय बायर, ऐसा सेलर बायर, है ना। उसके बाद में एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए कि नहीं सामने वाले पार्टी से, तुमको चाहिए लेकिन सामने वाला देने के लिए रेडी, तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, तो भाई तुमको भी चाहिए सामने वाला भी दे रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लेकिन इनका जो कंसिडरेशन है वो क्या होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये बोलता है देयर मस्ट बी ऑफर, देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस एंड दिस इज फॉर प्राइस। दूसरा बात कि बोले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर है ना, क्या ऐसा हो सकता है ओनरशिप अभी मिल रहा है पेमेंट बाद में होगा, पॉसिबल है क्या, क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है। कितनी बार हम लोग गुड्स लेकर आ जाते हैं और महीने भर के बाद में पैसा देते कि नहीं किराना शॉप का, तो इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या ऐसा होता है कि आज पैसा दिया गुड भविष्य में मिलेगा, कार बुक करना है तो एडवांस में यू हैव टू पे मनी एंड यू विल गेट अ कार आफ्टर 2-3 मंथ्स, डिपेंड कि उस कार का कितना डिमांड है, समझ में आ रहा है। तो क्या ना से पेमेंट एंड पोजीशन देयर इज नो रिलेशन, ऐसा हो सकता है पेमेंट इमीडिएट पोजीशन फ्यूचर में, क्या ऐसा हो सकता है पोजीशन इमीडिएट पेमेंट फ्यूचर में, क्या ऐसा हो सकता है पोजीशन इमीडिएट पेमेंट इंस्टॉलमेंट में, अरे सुनो, क्या ऐसा हो सकता है पेमेंट आज दे दो गुड्स पोजीशन इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, अरे क्यों नहीं मिलेगा, ऐसे भी तो होते ना भाई आइटम, हर महीने मेरे घर पे 10 लीटर तेल देना, ये लो पैसा, पेमेंट इमीडिएट पोजीशन इंस्टॉलमेंट में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो क्या नहीं बोलते एक ही गुड्स इमेजिन नहीं करेगा, कार कैसे तोड़ के देगा, थोड़ा सा माइंड खोल के पढ़ो, है ना। अच्छा, तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन पेमेंट, ओनरशिप एंड इंस्टॉलमेंट एंड सॉरी पोजीशन, पेमेंट प्लस पोजीशन में कोई रिलेशन है क्या, और क्या ओनरशिप में कोई रिलेशन है क्या, सर पोजीशन मिला मतलब ओनरशिप मिला होता है क्या, राइट, पोजीशन मिला मतलब ओनरशिप मिला होता है क्या, एग्जांपल सर, फॉर एग्जांपल सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स तुम्हारे घर पे लेके आ जाते हैं लेकिन अभी तुम्हारा कंसेंट देना बाकी है, मेरा हुआ कि नहीं हुआ, है ना, तो कहने से यू गॉट द पोजीशन बट यू आर नॉट अ ओनर,
जब तक तुम हानि बोलते हो। तो बोलने का मतलब देयर इज नो रिलेशन बिटवीन पेमेंट, पोजीशन एंड खत्म। आ जाओ देखो, पढ़ो सेक्शन 5। सेक्शन 5 मैंडेट दैट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर क्या होना चाहिए? ऑफर, करस्पॉन्डिंग उसके क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस, और क्या होना चाहिए? डिलीवरी ऑफ। अभी मेरे को ऐसे देखने दो, वेदर आई एम ऑडिबल? अच्छा तुम लोगों को आ रहा है ना? दैट्स इट, छोड़ो। तो पेमेंट क्या होना चाहिए? ये पेमेंट से सॉरी ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और डिलीवरी ऑफ गुड्स, और किसके लिए? वो इन कंसिडरेशन ऑफ प्राइस। अच्छा सुनना, डिलीवरी इमीडिएटली भी हो सकता है, इन लिeu ऑफ पेमेंट एट अ लेटर पॉइंट और फ्यूचर डेट। डिलीवरी अब भी, पेमेंट फ्यूचर में। एंड सच कॉन्ट्रैक्ट कुड बी इन राइटिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टी भी हो सकता है। एनी सिंगल प्रॉब्लम। क्या ना ऐसे हम लोग सारी चीजों की समरी बना ले? अरे यस और नो? लिखो। क्या ग्रुप 2 का लेक्चर कितने बजे है? अभी बजा कितना है? तो समरी लिखने में क्या समझ आ रहा है? लिखो फटाफट। हाँ, पहला पॉइंट लिखो, सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर, अच्छा उसके पहले सेक्शन, हाँ एक काम करो, हेडिंग लिखो, सेल ऑफ गुड्स लिखा, लिखो नेम। नेम क्या है इसका? सोगा, है ना? अच्छा सोगा में बोल रहा है, सब लोगों के सामने सोगा, पोगा, भोगा ऐसा नहीं बोलते रहने का। इट इज सोगा अनप्रोफेशनल लगता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलने का। मेरे सामने सोगा चलता, मैंने बोला चलता, है ना? दूसरा बात, सोगा लिखा। दूसरा एप्लीकेबल, सॉरी कमेंसमेंट, कमेंसमेंट 1 जुलाई 1930। 1 जुलाई। उसके बाद में एप्लीकेबल, एप्लीकेबिलिटी लिखो, होल ऑफ द इंडिया, होल ऑफ द इंडिया। उसके बाद में लिखो स्कोप, स्कोप, स्कोप में लिखो क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन मूवेबल गुड्स, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन मूवेबल गुड्स। ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है गुड्स के लिए? मनी कॉमा एसी, मतलब अग्रवाल क्लासेस, ढोकलो, एक्शनेबल क्लेम, है ना? ब्रैकेट क्लोज। मनी एंड एक्शनेबल क्लेम, एकदम सेक्सी एक्ट है, मालूम है? जबरदस्त, है ना? सेक्शन, हाँ नीचे लिखो नोट, बिफोर 1930, बिफोर 1930 the provision relating to contract of sale, provision relating to contract of sale governed by ICA 1872, ICA, ICA, हाँ बहुत बढ़िया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कि नहीं मैम, 2 बजे तक का है ना समय? 1:45। अच्छा 2 मिनट में डिक्टेट कर रहा सिर्फ, है ना मैम? आप बैठ सकते हो मतलब, ठीक है? अच्छा फटाफट लिखो रे, सेक्शन 3, सेक्शन 3, बस 2 मिनट में खत्म विषय, बस आज का पढ़ाई वाला भी चल जाएगा। बस मैम कल से मेरा अर्ली मॉर्निंग है, नहीं आएगा कंप्लेंट। हाँ लिखो हाँ लिखो सेक्शन 3, प्रोविजन ऑफ ICA applicable on
सोगा, कितना गंदा गंदा बोलना पड़ रहा है, सोगा, एप्लीकेबल ऑन सोगा unless they are not inconsistent with each other. नहीं, inconsistent with provision of soga. They are not inconsistent with the provision of soga. Section number 4. Section number 4. Subsection 1. COS. COS. COS dash. हाँ, तो लिखो कॉन्ट्रैक्ट, पहले लिखो कॉन्ट्रैक्ट प्लस सेलर प्लस ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर, ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर प्लस प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी इन गुड्स प्लस बायर प्लस प्राइस। समझ में आ गया क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज द कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर प्राइस। दूसरा लिखो सबसेक्शन 2, COS, उसको दो एरो छोड़ो, लिखो एब्सोल्यूट और कंडीशनल, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। सेक्शन 4 सबसेक्शन 3, सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 नीचे सेल और एक लाइन छोड़ के लिखो नीचे एग्रीमेंट टू सेल, एक सेल लिखो और एक लाइन छोड़ के लिखो नीचे एग्रीमेंट टू सेल और दो लाइन छोड़ो, है ना। सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 में क्या लिखेंगे अपन? व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल, व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल। ओके, आई होप समझ में आया होगा, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। मैडम आज आपको एक तकलीफ बहुत ज्यादा होने वाली है, भयंकर तकलीफ होगा। क्या? हर 5वें मिनट में आपको बैटरी चेंज करना पड़ेगा। मुझे सुनो 145 है सर, आपका उस दिन